प्लेटफॉर्म ग्रेट जीनियसेस। दिस इज गुनगुन कालड़ा। आज हम करने वाले हैं एक और क्विक रिवीजन, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12। कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम इसके बारे में एक क्विक रिवीजन, एक क्विक स्टडी करेंगे। देखिए, ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम आ गया मतलब चार्जेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब चार्जेस एट मोशन, है ना। हमने यहाँ पे चार्जेस एट रेस्ट की बात करनी है। पोटेंशियल क्या होता है इसको समझना है। कैपेसिटेंस आखिरकार क्या होता है ये भी समझना है कि कैपेसिटेंस क्या चार्ज स्टोर करता है, क्या कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर करता है ना। तो ये सब बातें आज हमने इस चैप्टर के अंदर समझनी है। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं। मान लीजिए क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास एक चार्ज पड़ा है Q, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है Q और यहाँ ना इन्फिनिटी पे एक चार्ज पड़ा है बच्चों Q0। अब ये तो हम सबको पता है, ये सोर्स चार्ज होता है, वो टेस्ट चार्ज होता है ना। अब इन्फिनिटी पे वो चार्ज पड़ा है Q0, मान लिया ये इसको नाम दे दिया आपने A, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इन्फिनिटी से आपने चार्ज को अपने यहाँ पे लेके आना है, मान लीजिए B पॉइंट पे लाना है, ठीक है। अब ये देखिए क्या कहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इज डिफाइंड एज, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डिफाइंड करेंगे, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक पॉइंट पे क्या होगा कि जितना आप वर्क करेंगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, यही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही कहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, किसी पॉइंट पे कि आप जितना वर्क कर रहे हैं अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे ये बात क्यों कही, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड। देखिए आपके पास ये बच्चों सोर्स चार्ज था, इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, F इज इक्वल टू क्यू ही कह दे हम। फोर्स की डायरेक्शन बच्चों इधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, आप टेस्ट चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो क्या ये बात मैंने सही कही कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। फोर्स तो इस जगह पे जा रहा है, आप चार्ज को इधर जा रहे हैं, तो ये क्या है, अगेंस्ट है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड का मतलब क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ आ गई। अब हमें पता है बच्चों वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप अपने चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला रहे हैं। कौन से चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, है ना। अब डी डब्ल्यू बच्चों हमारे पास क्या होता है, माइनस एफ इंटू डी एल होता है। डी डब्ल्यू बच्चों माइनस एफ इंटू डी एल होगा। अब माइनस क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स हो जाएगा, है ना। यही होता है ना, एफ डी एक्स कोस थीटा, एफ डी एक्स कोस थीटा। थीटा क्या बनेगा बच्चों, इस साइड लेके जा रहे हो और आपका चार्ज इस साइड आ रहा है, थीटा बनेगा 180, तो एफ डी एक्स कोस 180 क्या हो जाएगा, -1, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स हो गया। टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे इंटीग्रेट ही करेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, है ना। अब देखो बच्चों, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे W का इंटीग्रेशन करूंगी माइनस एफ डी एक्स। अब मैम हम यहाँ पे लिमिट कौन सी लेंगे,
चार्ज को हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, ए से बी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो इनिशियल हमारा कौन सा है बच्चों, ए, फाइनल कौन सा है, बी। तो हम चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं। कौन से चार्ज को लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हम चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे थे, है ना। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या है, कूलम लॉ से डिराइव किया है। फोर्स का फॉर्मूला कूलम लॉ से हमने डिराइव किया था। क्या होता था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उनकी डिस्टेंस के बीच में, है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ के क्यू बाय के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर मान लूँ, के की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। के की वैल्यू यही होती है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पुट करना है W की वैल्यू, हमने यहाँ पे क्या है पुट करनी है। देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास dW आ रहा था माइनस एफ डी एक्स के इक्वल, और एफ हमें पता है होता है के इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू भी हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया dW, अगर यहाँ पे क्या है एफ डी एक्स है। अब मैं इसको क्या करूँ, इंटीग्रेट करूँ। अगर r लिया है तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेट 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट क्या लूंगी, a से b लूंगी, है ना, यही लूंगी लिमिट, a से b लूंगी। अब यहाँ पे 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, देखो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा, -1/r। A से B हमारे पास क्या है लिमिट, बट एक माइनस तो मैम शुरू में भी था, हम उसको तो लेना भूल ही गए। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया, W किसके इक्वल आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस 1/r रह जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये तो पता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/rb माइनस 1/ra। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास से वर्क डन की वैल्यू आ गई। बट अब देखो यहाँ पे इतना तो हमारा सोल्व हो गया, WAB हमारे पास आ गया क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb माइनस 1/ra। अब क्यू नॉट को यहाँ से डिवाइड कर दूं मैं, क्योंकि वर्क डन क्यू नॉट को ले जाने में ही लग रहा है ना। वर्क डन हम किस लिए कर रहे हैं, क्यू नॉट को ही ले जाने में कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या रह जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb माइनस 1/ra रह जाएगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने क्या कहा था, ए पॉइंट कौन सा लिया था, जहां पे क्या इन्फिनिटी पे लिया था। मैं अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रही थी, तो इन्फिनिटी पे मेरी आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए आर ए की वैल्यू में क्या पुट करूंगी, इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे मैं यही वैल्यू पुट करूंगी ना, इन्फिनिटी वैल्यू पुट करूंगी। अगर मैं यहाँ पे देखिए तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो W/Q नॉट मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RB, 1/RB के लिए, और मैं सिंपली इसको R भी लिख सकती हूँ। तो W/Q नॉट मेरे पास आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RB। यही तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल, जिसकी इलेक्ट्रिक जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि वर्क डन बच्चों मैं ये क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे। देख रहे हैं, वर्क किया W, वर्क किया इन्फिनिटी से लेके आए
किसको, क्यू नोट को। कहाँ पे लेके गए, बी पॉइंट पे लेके गए, ये वैल्यू इसकी आ गई। ये क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है, और हम इसकी यूनिट क्या बता सकते हैं, जूल पर कूलम भी बता सकते हैं ना। वर्क की यूनिट जूल हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। एक और तरीके से भी हम इसमें बता सकते हैं, देखिए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, और चार्ज की कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम इसकी यूनिट हो सकती है ना। और क्या कहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई 1 वोल्ट कब होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट 1 वोल्ट है ना। तो 1 वोल्ट कब होगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज। अगर 1 जूल आप वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ले जाने के लिए अगर आप 1 जूल वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है आखिरकार। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थोड़ा सा समझे तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैम जिसमें हम वर्क करते थे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते थे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते थे, इतना आ गया समझ। ऐसा यूनिट मैम इसकी वोल्ट होती थी, इसको डिनोट करते थे V से, ये भी हमें आ गया। 1 वोल्ट के इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब था, जब हम 1 कूलम चार्ज को लेके आते थे और वर्क करते थे 1 जूल का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। बच्चों इसमें ना बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो वैसा है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, देखिए यहां भी चार्ज वहां जैसा, बिल्कुल मान लीजिए चार्ज Q है जैसे वहां था, यहां पे चार्ज आपका क्या है, Q नोट है। आप ये जो Q नोट है ना, इस बार ये इन्फिनिटी पे नहीं पड़ा, वहां पे इन्फिनिटी पे होता था ना, ये इन्फिनिटी पे नहीं है, किसी पॉइंट पे है, A पॉइंट पे, और आपने इसको B पॉइंट पे लेके आना है, इस पॉइंट पे B पॉइंट पे। ठीक है, वही यहाँ पे इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थीटा 180 डिग्री का, सब कुछ सेम है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे इस केस में क्या है, आपके पास क्या होता था, इन्फिनिटी होता था, A पॉइंट है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force irrespective of path followed। सब कुछ सही है, सेम है, वर्क डन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा था। क्या हो रहा है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उधर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करवा रहे थे। ठीक है, वहां पे इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट पे था, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो वो भी नेगेटिव है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी बात सेम है। तो इस केस में WAB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। वही वैल्यू जैसे हमने वहां पे निकाली थी, वही फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Q नॉट बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेट किया था, यहाँ तक सेम आया था बच्चों हमारा, है ना, ये वैल्यू सेम, बस वहां पे हमने वहां RA की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया था, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट नहीं होगा, यहाँ आप डिट्टो बस यहाँ पे RA आपके पास पड़ा रहेगा। Q नोट को आप डिवाइड ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, है ना, वर्क कर रहे हैं बच्चों। वहां पे मैं W इन्फिनिटी B लिख रही थी, अगर हमें ध्यान हो तो W इन्फिनिटी B मतलब हम इन्फिनिटी से आपके चार्ज को मूव करवा रहे हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा, WAB मतलब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे चार्ज को लेके जा रही हूँ, है ना। तो यहाँ WAB बाई Q नोट, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, WAB बाई Q नोट मेरे पास इसके इक्वल आ गया,
है ना, माइनस में इसके, ये बच्चों होगा VB और ये होगा VA। तो ये VB माइनस VA हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डेल्टा V। डेल्टा V हमारे पास क्या आ गया, WAB बाय Q0। बिल्कुल सेम था, बस क्या फर्क था, वहाँ इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाते थे, यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, है ना, बिल्कुल सारी बातें सेम है। अब देखिए क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और जो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है आर स्केलर क्वांटिटीज, दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं ये तो, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, की इन्फिनिटी पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो माना था, ठीक है, जीरो ही कहा था ना, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट होती है और CGS यूनिट क्या होती है, स्टैट वोल्ट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्जेस, ठीक है बच्चों। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट स्टडी करनी है, इसके बारे में हर एक छोटी से छोटी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वाइड स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, हमारी ऐप ग्रेट जीनियसेस को डाउनलोड करना है और उस पे आपको क्या है, ऐसे सभी चैप्टर्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ पे सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या है, Q पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, Q, हमारे पास क्या होगा, सोर्स चार्ज। ये Q0 क्या है बच्चों, टेस्ट चार्ज है। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है। मैं इस टेस्ट चार्ज को P से Q पे ला रही हूँ, इस टेस्ट चार्ज को P से Q पे मैं ला रही हूँ। फोर्स तो मेरा इसी साइड लगेगा ना बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस साइड है। इस साइड क्यों है मैम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये रेडियली आउटवर्ड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड है, तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, QE के इक्वल आ जाएगा। फोर्स इस केस में QE के इक्वल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, तो अब देखो आप डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो DW क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। F dx कोस थीटा, थीटा 180 आ जाएगा, तो DW क्या आ जाएगा, माइनस F dx आ जाएगा। DW जब हमारा माइनस F dx के इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, देखो बिल्कुल वैसे ही करना है। DW क्या होगा, माइनस F dx के इक्वल आएगा। F क्या था हमारे पास, Q इंटू Q0 है ना, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस K Q0 डिवाइडेड बाय dx है, तो x स्क्वायर dx है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4πε0 Q0, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हमने कंप्लीट के लिए निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब हमने शुरू में टॉपिक क्या कहा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था बच्चों, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहा। पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं, मान लीजिए हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कोई पॉइंट R पे, ठीक है, इन्फिनिटी से R पे लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 1/x² dx। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/x, माइनस माइनस आपका पहले से बाहर है, तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q और 1/x आ जाएगा, है ना, 1/4πε0 Q0/x। हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1/r माइनस 1/∞, इन्फिनिटी वाले टर्म 0, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। ये हम पहले ही कह आए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल वैसे था जैसे आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा था, क्योंकि वहाँ पे भी हमने एक ही चार्ज लिया था ना, यहाँ पे भी सिंगल चार्ज की वजह से ही था, तो दोनों की वैल्यू क्या आई आपके पास, सेम आई। तो V हमारे पास क्या आ गया, Q/4πε0 इंटू R आ गया। अब वो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है, तो ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो क्यों टेंशन लेनी, हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है ही नहीं, वेक्टर लो तो फॉलो करने की नीड ही नहीं है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, अलजेब्रिकली सम कर देंगे इंडिविजुअल्स पोटेंशियल का। मान लीजिए P पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Qn तक की वजह से, तो
v किसके इक्वल हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn के इक्वल हो जाएगा। v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r, यही वैल्यूज हो जाएंगी ना। v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1, v2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2। ऐसे वैल्यूज को हमने अलजेब्रिकली ऐड करना है। हमने यहाँ पे समेशन लगा दिया, तो हमारे देखिए अगर 1 के लिए होगा तो q1/r1 आ जाएगा, 2 के लिए होगा तो q2/r2 आ जाएगा। ऐसे हम किसी भी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, कि भाई एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालेंगे ना, वो दूसरी चार्जेस की वजह से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि पोटेंशियल जो है वो आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बार बार आप कह रहे हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, बार बार हम यही बात कह रहे हैं। बट उसने कहा कि जो आपका फोर्स में आप जो फोर्स निकालते थे, कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे, वो क्या थी आपकी, वो आपकी r² की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब उसने कहा कि भाई V जो है ना, V आप क्या कहते हैं, V को आप किससे डिनोट करते हैं, V को V आप यही कहते हैं ना पोटेंशियल। वो कहता है V पोटेंशियल है, बट ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है किस किस के बीच का, बिटवीन R एंड इन्फिनिटी, है ना। वहां पे क्योंकि इन्फिनिटी से R ला रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक केस, बस हमने एक वैल्यू अज्यूम कर ली होती है कि हम उसको लाते हमेशा इन्फिनिटी से हैं, इनिशियल पॉइंट हमेशा उसका इन्फिनिटी रहता है। ठीक है, अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये बात कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैम ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्जेस कैसे निकलेगा, ग्रुप ऑफ चार्जेस निकालना हो तो वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि डायपोल की वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है बच्चों, डायपोल हमारे पास क्या होगा, दो चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस सेपरेट होते हैं बाय डिस्टेंस 2l या 2a, है ना, यही होता है। अब देखिए ये मेरा डायपोल है, अब ये A पॉइंट है बच्चों, A पॉइंट पे चार्ज क्या है, -q है, B पॉइंट पे चार्ज क्या है, +q है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, 2l है। ठीक है, मान लीजिए O इसका मिड पॉइंट है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक L होगी और यहाँ से यहाँ तक भी L होगी। अब आपने क्या है, आपने क्या करना है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सियल पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। सबसे पहले तो हम चलते हैं एक्सियल पॉइंट पे, मान लीजिए P पॉइंट पे निकालना है। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, एक तो -q चार्ज की वजह से, एक +q चार्ज की वजह से, दोनों को ऐड ऑन कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो पहले मान लो q पॉजिटिव की वजह से निकालते हैं, मैम v किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r के इक्वल था, है ना। अब यहाँ पे q किसके, मान लीजिए प्लस के लिए निकाल रहे हैं, तो v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय x - l। ये क्यों किया, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस मान ली x, यहाँ से यहाँ तक l है, हमें कितनी चाहिए, ये चाहिए ना बस, तो ये कितनी हो जाएगी, x - l हो जाएगी। अगर हम -q के लिए करेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक x है और ये l है, तो x + l हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब हमने दोनों का निकालना था, दोनों की वजह से एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, ऐड ऑन किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q पॉजिटिव के लिए कितना है, 1/x - l - 1/x + l। दोनों को सोल्व किया, हमारे पास एलसीएम निकाला, किसके इक्वल आया, q × 2l के इक्वल आया। ठीक है, ये टर्म हमारी एज इट इज पड़ी रही, इसको सोल्व किया, 2l के इक्वल आया, नीचे a - b, a + b का फॉर्मूला लगा दिया, a² - b²। अब भाई ये चीज़ तो हमें पता है डाइपोल मूवमेंट होती है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो मैम हम तो एक्सियल के लिए निकालना सीख गए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल के लिए निकालनी आ गई। अब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, इक्वेटोरियल पे कैसे होगी, देखो अब ये पॉइंट है, वही डाइपोल की बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट ले लिया A जिस पे चार्ज है -q, एक पॉइंट ले लिया B जिस पे चार्ज है +q, दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी होगी बच्चों, 2l की होगी। मान लो q पॉइंट पे निकालना है, पहले तो सोच के देखो क्या आएगा,
जीरो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना जीरो। कैसे आना चाहिए? देखो v हमारे पास किसके इक्वल होता है? v होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, है ना। देखो प्लस क्यू लोगे एक बार माइनस क्यू लोगे, ये बात तो क्लियर है। r कैसे ना कैसे इक्वल हो जाए। अगर देखो r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस y है, तो मैम ये तो स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो वैल्यू सेम आ जाएगी ना। जो आपकी बी क्यू की वैल्यू है वही आपकी ए क्यू की वैल्यू है। बी क्यू ए क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आया, जीरो आ गया। एक्सियल पे जीरो नहीं था, इक्वेटोरियल पे क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, देखिए द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो आ गया, बट वहां पे एक्सियल पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी। अब ये बातें तो हमने कर ली, अब हम करते हैं एक नई चीज समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। एक ऐसा सरफेस जिसमें क्या होता है, आपका पोटेंशियल सेम रहता है। देखो नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा, इक्वी मतलब इक्वल, है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें आपकी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, वो आपका कौन सा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपने क्या है, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस शो कर रखा है, प्लेन शीट्स शो कर रखी है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। देखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आपके कैसे होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होंगे। अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम रहेगी। भाई मैम कहीं जगह तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, कई जगह कम है, इसका क्या लॉजिक है ये समझे पहले। देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, ये बात हमारी क्लियर है। तो क्या यहाँ पे आपने ये चीज पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है ना। डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। यहाँ बच्चों जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, वहां आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगे। चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन भी इंक्रीज। यहाँ देखो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक हो रहा था, सेपरेशन इंक्रीज हो गई। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग था, सेपरेशन डिक्रीज है ना। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बता सकते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, नियर नियर होंगे। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, फार फार होंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, वो पढ़ते हैं। क्या कहा, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए। ऐसा क्यों कहा बच्चों, देखो हमारे पास डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, यही होता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ही लाओगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो जब पोटेंशियल ही सेम है, डेल्टा वी ही जीरो आएगा। डेल्टा वी जीरो तो मतलब क्या होगा, डब्ल्यू ए भी जीरो। डब्ल्यू ए बी जीरो मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप किसी चार्ज को ला रहे थे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, बट आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। यहाँ पे क्या आया, इफ ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देन वी बी इज इक्वल टू वी ए, है ना। वी बी तो वी ए के इक्वल होगा, तो इस केस में डब्ल्यू ए बी आपका किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया है।
अब आगे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये तो हमने बता दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही आपके इंडिकेट करेंगे ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जहां वीक होगा वहां पे डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। और हमें क्या कहा है कि E का आपके पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। E हमारा -dV/dr के इक्वल आता है। इसका क्या मतलब है, कैसे आया E हमारा -dV/dr के इक्वल? बच्चों देखो अगर आपने हमारे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें इसमें हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, E हमारे पास क्या होता है, -dV/dr के इक्वल होता है। E -dV/dr के इक्वल इन्होंने कहा, बट हम ये कैसे मान ले होता है? देखो अब वर्क डन होता है dW, वो किसके इक्वल होता है, FdX के इक्वल होता है बच्चों। FdX मान लो, R के लिए अगर आप R मान रहे हो तो dr मान सकते हो, नॉट अ बिग इशू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, F/Q0 × E × dx हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें एक और रिलेशन हमने पढ़ा है, वो क्या होता था, वो होता था कि जो V होता है पोटेंशियल, वो क्या है कि आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हुए कितना वर्क आखिरकार कर रहे हैं, है ना। तो V हमने क्या देखा, W/V हमने W/Q0 देखा। अब देखो यहाँ पे अगर हमने स्मॉल वर्क डन की बात करनी है, स्मॉल वर्क डन की बात करनी है तो dV किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, dW/Q0 के इक्वल हो जाएगा। इधर से dW हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, Q0 × dV के इक्वल आ जाएगा, है ना। हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। हमने कितनी बार देखा, नेगेटिव साइन आता था। क्यों, फोर्स जिस डायरेक्शन में होता था डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। इन दोनों को कंपेयर करो, Q0 × E dx इज इक्वल टू Q0 dV। तो Q0 से Q0 कैंसल, E हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -dV/dx। अगर आप R के लिए कर रहे हैं तो E हमारे पास -dV/dr, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इधर से हमें क्या बात पता चली, इधर से हमें पता चला कि जो dr है ना वो आपके E के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। बच्चों देखो, इफ E इज स्ट्रॉन्ग dr विल बी स्मॉल। अगर E स्ट्रॉन्ग है तो dr स्मॉल होगा। द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी स्मॉलर। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में जो सेपरेशन होगी ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो स्मॉल होगी। लेकिन यही अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया है। अब देखिए क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं ना तो बच्चों वहां पे दो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए ये चीजें हमें समझ आ गई हैं। अब हम चलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब हमने समझ लिया है ना। अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हमने ये चीज़ तो समझ ली कि डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी समझे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ लिया, अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की ही। देखिए ये डायपोल है आपका। डायपोल क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस -q + q, बीच में सेपरेशन कितने की है,
2a की सेपरेशन है। अब यहाँ पे आपको पता है, आपको मैंने ये चीज करवाई थी कि आपके डायपोल पे मान लीजिए एक चार्ज आपका माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, इस पे फोर्स क्या लगेगी, इस साइड प्लस क्यू हुई है ना, इस पे लगेगी माइनस क्यू हुई, तो टोटल जो फोर्स होती है वो 0 लगती है डायपोल पे, लेकिन इसके ऊपर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। ये बात हमने की थी। टॉर्क किसके इक्वल होती है, पी क्रॉस ई के इक्वल होती है, ये तो हमने कर लिया भाई, पी ई साइन थीटा होता है ना। ये पता है ना हमें कि बच्चों अगर दो वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो होता है ए बी कोस थीटा, वेयर एज अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा, जिसमें ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स होते हैं इनके। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इस डायपोल को आप रोटेट करवा रहे हैं बच्चों, थीटा नॉट से थीटा 1 तक आपने इसको रोटेट करवाना है, ठीक है। कितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम इसको थीटा एंगल से रोटेट करवा रहे हैं। थीटा नॉट हम इनिशियल लिमिट ले ली, फाइनल लिमिट थीटा 1 ले ली, क्या है, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब हमने यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस कोस थीटा आएगा, है ना। साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट की, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पीई कोस थीटा, यही होगा। लिमिट क्या है, थीटा नोट और थीटा 1। हम जब ये लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा नोट माइनस थीटा 1, क्योंकि क्या है माइनस साइन था, मैंने लिमिट्स चेंज कर दी, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो हमारे पास आ ली। अब हम मान लीजिए कहते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं हम, जब हमारा एंगल π/2 है ना, हम उस एंगल से रोटेट कर रहे हैं, तो अब इस केस में मान लीजिए हमने थीटा को π/2 मान लिया, तो यहाँ पे cos 90 हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, u हमारे पास किसके इक्वल बचेगा, u हमारे पास बचेगा माइनस पीई कोस थीटा के इक्वल, माइनस पीई कोस थीटा मतलब माइनस पी डॉट ई, पी और ई की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस पीई कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे देखी पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की क्या देखी, माइनस पीई कोस थीटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल का भी देखा और इक्वेटोरियल का क्या देखा, 0 देखा, है ना। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन अ फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, हम बार बार बात कर रहे हैं कि जितना आप वर्क कर रहे हैं क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डब्ल्यू हमारे पास क्यू वी के इक्वल होता है ना। अगर हमने हमारे पास दो चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो एनर्जी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ऐसे ही अगर हमने बहुत सारे चार्जेस के लिए निकालनी हो या 3 चार्जेस के लिए निकालनी हो, तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 3 चार्जेस के लिए निकालनी हो, n की वैल्यू 3 पुट करो, 3 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। 3 केस बनेंगे, एक तो बनेगा 1-2 की वजह से, है ना, क्योंकि देखो पहला चार्ज पड़ा है, दूसरा आ रहा है तो 1-2 की वजह से, फिर क्या है 3-1 की वजह से, है ना, और क्या है 3-2 की वजह से। ये केस हो जाएगा। n चार्जेस के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब हम समझते हैं कंडक्टर्स आखिरकार क्या होते हैं, है ना। कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलो फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की फिजिकल मूवमेंट अलो होती है, वो कंडक्टर्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, है ना, जिसमें चार्ज मूव करते हैं, आपके चार्जेस की मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चार्जेस की मूवमेंट नहीं होती जिनके अंदर, है ना, ये सब बातें हमें पता है, जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर्स को ही हम समझते हैं फ्री और बाउंड चार्जेस की टर्म में। देखिए फ्री चार्जेस कौन से होते हैं एंड बाउंड चार्जेस कौन से होते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक बिहेवियर और कंडक्टर कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच का फर्क आप फ्री और बाउंड चार्जेस की हेल्प से समझ सकते हैं। कैसे,
देखिए इन मेटेलिक कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल्स ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंडेड। मेटल्स में क्या होता है बच्चों, जो आउटर शेल वाले होते हैं ना वो लूजली बाउंडेड होते हैं। वो लूजली बाउंडेड होते हैं तो मतलब वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, तो उन चार्जेस को हम क्या कहते हैं, फ्री चार्जेस। लेकिन जो अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ने उनको अट्रैक्ट करके रखा होता है, जिसकी वजह से वो कौन से होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो डिटैच नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो वो कह सकते हैं हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स बच्चों होते हैं नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस ही हम इनको कह सकते हैं, बोले तो इंसुलेटर्स ही कह सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं करते, बट हाँ यहाँ पे चार्जेस फोर्स एक्सर्ट जरूर करते हैं, ठीक है। देखिए एंड हैव नो चार्ज कैरियर्स इन एन एक्सटर्नल फील्ड अ नेट डायपोल मोमेंट इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज डेवलप्ड। लेकिन जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वहां पे डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन कहते हैं हम जिसको। और लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो पी किसके इक्वल होता है, जाई ई इंटू ई के इक्वल होता है, जिसमें जाई हमारा क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी को डिनोट करता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही दो चीजें आती हैं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनका सेंटर पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं करता सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आपके नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड ना करे, वो कौन से होंगे आपके, वो हमारे पास होंगे पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड करता है, वो कौन से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखिए जब आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे क्या है, एक डायपोल मोमेंट क्या है, इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं वहां पे क्या है, डायपोल मोमेंट आपका इंड्यूस हो जाता है। लेकिन पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना प्रेजेंट, तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब हम कंडक्टर्स का बिहेवियर देखते हैं। देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो रहता है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऐसे नहीं होगा कि किसी एंगल थीटा पे होगा, सरफेस की हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें क्लियर है। और क्या है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर जीरो है तो वहां पे अंदर क्या होगा, चार्ज भी क्या होगा, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर पे जीरो होगा। चार्ज जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या है, सरफेस की बाउंड्री पे पाया जाएगा। देखिए जैसे ये है चार्ज, ठीक है, क्योंकि हमने गॉस लॉ किया है, फाई क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ई जीरो है ना, ई ही जीरो है तो हमारे पास क्या होगा, क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्जेस ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही पाए जाएंगे, अंदर नहीं पाए जाएंगे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब देखिए E इज इक्वल टू जीरो तो Q भी जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कैसे कहा, देखो आपने अभी एक रिलेशन किया था, हमने जब शुरुआत की थी तभी किया था कि E जो है ना वो माइनस GV/dr के इक्वल होता है। बच्चों E माइनस GV/dr के इक्वल है तो dV मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस E इंटू डी आर।
अब हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0 है, तो dv क्या होगा, 0 होगा, तो v क्या होगा हमारा इस केस में, कांस्टेंट हो जाएगा। v कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आपको कई बातें समझ आ रही हैं। मतलब क्या है, हम कह रहे हैं, हम अगर थोड़ा थोड़ा समझे तो हमें ये चीज़ें समझ आ रही है कि ये मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड जो है वो क्या है, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इसके अंदर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये बातें हमें समझ आई। और कंडक्टर के सरफेस पे आपका चार्ज क्या है, पाया जाएगा। ये चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, हमेशा सरफेस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर है। अब देखिए, अब हम चलते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल की बात तो हो गई, अब किस पे आते हैं, कैपेसिटेंस पे आते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, ये आखिरकार करता क्या है, इसका रोल क्या है। देखो, अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर। 2 कंडक्टर्स का ये सिस्टम होता है। जनरली द कंडक्टर हैव चार्ज q एंड माइनस q एंड पोटेंशियल आप कह सकते हैं इसका क्या होता है, v1 एंड v2 होता है। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर है ये, इसके अंदर चार्ज q क्या होता है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नाउ वी कंसीडर v as a work done per unit charge in taking it from plate with charge minus q to the plate with charge plus q. Then v is found to be proportional to q and the ratio of q by v is constant. अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, q जो होता है वो आपके v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, q by v कांस्टेंट होता है, q चार्ज, v पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो इस केस में q by v हमारे पास क्या होता है, c होता है। c हमारा क्या होती है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटेंस होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैराडे होती है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास C किसके इक्वल होता है, Q बाय V के इक्वल होता है। ठीक है, capacitance of conductor is defined as charge required to raise its potential through 1 unit. capacitance जो है वो चार्ज के इक्वल कब होगी, जब हमारा पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, C इज इक्वल टू क्या है, Q बाय V। पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है तो C किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। ऐसा यूनिट फैरेड हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस आपकी 1 फैरेड कब रहेगी, देखो C क्या होता है, Q बाय V। कैपेसिटेंस आपकी 1 फैरेड कब रहेगी, अगर चार्ज 1 कूलम और वोल्टेज V 1 वोल्ट। कब रहेगी, if 1 coulomb of charge raise the potential of conductor by 1 volt. अगर आपका जो क्या है 1 coulomb of charge आपका क्या करता है, पोटेंशियल को रेज करता है बाय 1 वोल्ट से, 1 कूलम चार्ज ने 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज किया, उस केस में आपकी कैपेसिटेंस क्या रहेगी, 1 फैरेड के इक्वल रहेगी। ठीक है, हम देखिए 1 कूलम इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, देन कैपेसिटेंस हम किस में लेते हैं, मिली फैरेड में भी आप ले सकते हैं। 1 मिली फैरेड आपका 10⁻³ फैरेड के इक्वल हो जाएगा। माइक्रो में लेंगे तो 1 माइक्रो आपका 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल हो जाएगा। नैनो लेंगे तो वो 10⁻⁻9 हो जाएगा। पीको लेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे। अब हमने क्या किया, देखिए हियर लेट द चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन इन अ डाइइलेक्ट्रिक बी प्लस माइनस सिग्मा पी। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर था, कैपेसिटर के अंदर हमने क्या रख दी, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, कितना चार्ज आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जिसकी वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। ई हमें जब बच्चों डाइइलेक्ट्रिक नहीं थी तब ई किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, है ना, तब ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, और जब वैक्यूम की बात करें। लेकिन जब हमने डाइइलेक्ट्रिक रख दी तो क्या हो जाएगा, ई हमारे पास आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। V हमारे पास क्या होता है, EL के इक्वल होता है। E की वैल्यू क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, D की जगह वैल्यू पुट कर दी, है ना। अब हमें पता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी अगर लीनियर डाइइलेक्ट्रिक के लिए ले तो किसके इक्वल होगा, सिग्मा बाय के।
अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट के करें तो ये हमारे पास V की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू K, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, क्या कि कितना चार्ज आपके एरिया पे किसी सरफेस पे कितना चार्ज पाया जा रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बाय A इंटू D एप्सिलॉन नॉट K। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू हो गई। C हमें पता है किसके इक्वल होता है बच्चों, कि हमने अभी देखा C हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q बाय V। Q बाय V करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइडेड बाय T के इक्वल आ जाएगा। इधर से हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू को हम क्या लेट कर लेंगे, एप्सिलॉन लेट कर लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, K हमारे पास आ गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। ये परमिटिविटी किसी मीडियम की वो क्या होगी, वैक्यूम की, डिवाइडेड बाय। इधर से अगर हमारे पास K, यहाँ से देखो K हमारे पास C बाय C नॉट के इक्वल आया है। ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो C हमारे पास किसके इक्वल था, C हमारे पास था K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या होती है, जब वैक्यूम के अंदर हम कैपेसिटेंस निकालते हैं वो हमने निकाली थी एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वो C नॉट के इक्वल हो जाएगी, तो K आ जाएगा C बाय C नॉट के इक्वल। ये कब केस है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा है किसके अंदर, कैपेसिटेंस के अंदर। बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता उस केस में C नॉट की वैल्यू आपकी होती है, C नोट की वैल्यू उस केस में जो आपकी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नोट A बाय D के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर क्या है, कि जो चार्ज को स्टोर करता है ना, यही है कैपेसिटर। दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। अब ये कैपेसिटर जो है ये सीरीज में कनेक्ट हो तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आती है, पैरेलल में कनेक्ट हो तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आती है। देखिए क्या है, यहाँ पे अगर कैपेसिटर्स आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा मतलब करंट कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में आपका क्या वेरी करेगा बच्चों, इस केस में आपका वेरी करेगा पोटेंशियल, है ना। मान लीजिए आपने पहला कैपेसिटर की पोटेंशियल V1 है, टोटल पोटेंशियल V है, V1 प्लस V2 अप टू ये हमारे पास क्या है, Vn तक है। अब हमें पता है हमारे पास C किसके इक्वल होता है, Q बाय V के इक्वल होता है। C हमारे पास होता है Q बाय V के इक्वल, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, Q बाय C के इक्वल। तो यहाँ पे चार्ज तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 अप टू Q बाय Cn, क्योंकि इस जो फर्स्ट है इसकी कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C2 है, ऐसे सो ऑन है। यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास V हम लिख सकते हैं Q बाय C, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय C हमारे पास आ जाएगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय Cn। बच्चों देखो कैपेसिटर जब सीरीज में है तो हमारे पास 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 अप टू 1 बाय Cn के इक्वल आ रहा है। लेकिन जब रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में होते हैं तो R हमारे पास किसके इक्वल आता है, R1 प्लस R2 अप टू Rn के इक्वल आता है ना। ये चीज़ हमने नोटिस कर ली। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट जिसमें दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे ऑफ इक्वल एरिया है, सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर मीडियम। V हमें पता है किसके इक्वल होता है, E इंटू डी के इक्वल होता है। E हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है ना। हम यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा पता है ये Q बाय A वैल्यू पुट की, D बाय एप्सिलॉन नॉट, और C भी पता है Q बाय V। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो C हमारे पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये वही केस है बच्चों जब आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होता कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। विदाउट डाइलेक्ट्रिक C हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D के इक्वल आ गया। विद डाइलेक्ट्रिक आप करते हैं तो वो हमने देख लिया था उसका केस क्या आया था, है ना। अब यही अगर हम देखिए कैपेसिटेंस आपने क्या देखी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उन दोनों की सेपरेशन जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन देम उनके वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में अगर हम देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका यहाँ पे क्या है, V वोल्ट सेम रहेगा ना पोटेंशियल, बट इस केस में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस
प्लस Q3, ये हो जाएगा। मान लीजिए 3 कैपेसिटर ले रहे हैं, एक की क्या है कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 एंड थर्ड की क्या है C3 है। हमें पता है C होता है Q/V, तो क्या Q क्या हो जाएगा C इंटू V, Q1 C1 इंटू V, Q2 C2 इंटू V एंड Q3 C3 इंटू V। ये सब की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। ये देखो, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, CV किसके इक्वल आ जाएगा, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। इधर से C आ जाएगा C1 प्लस C2 अप टू C3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कब देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में देखा। ये पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल आया, और सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के इक्वल आया। ठीक है, अब क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हम देखिए बस इसके लास्ट टॉपिक तक पहुंचने ही वाले हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, देखिए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करना क्या मतलब होता है कि वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब मान लीजिए आप DQ चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो DW क्या हो जाएगा। देखिए आप एक चार्ज को ट्रांसफ़र करते हुए वर्क करेंगे, वही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो DW क्या आ जाएगा, V इंटू DQ आ जाएगा। हमें पता है Q CV के इक्वल है, तो V क्या आ जाएगा, Q/C। मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकती हूँ क्योंकि मैं Q चार्ज को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो 0 से Q/C इंटू DQ। अब देखिए मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी अगर, तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, U इज इक्वल टू 1/C 0 से QDQ, है ना। अब ये मेरे पास क्या आएगा, 1/C Q²/2 इंटू 0 से Q, लिमिट पुट कर देंगे तो वैल्यू U की आ जाएगी 1/2 इंटू Q²/C। यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करें अगर हम, U इज इक्वल टू 1/2, Q किसके इक्वल था बच्चों, हमारे पास Q था CV के इक्वल, C² V² डिवाइडेड बाय C, तो U आ जाएगा 1/2 CV²। यहाँ से फिर वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V, V से V कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 QV के इक्वल आ जाएगा, एक V रह जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हमने निकाल ली। अब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। एनर्जी डेंसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम में क्या कह सकती हूँ, A इंटू D लिख सकती हूँ ना, एरिया इंटू में डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। U मेरे पास इसके इक्वल आया है 1/2 CV²। C तो हमें पता है A/ε0D के इक्वल है, होता है जब कोई भी वहाँ पे मीडियम या डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होता। और V हमें किसके इक्वल पता है, ED के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करूँ तो क्या आ जाएगा, A/ε0 V² की E² इंटू D² डिवाइडेड बाई D, ये आ गई इसकी वैल्यू। U/AD कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/2 ε0 E²। ये मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ गई है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी आ गई है, एनर्जी डेंसिटी आ गई, एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आती है U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 अप टू UN। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है वो इसके इक्वल आती है। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी फटाफट क्विक रिवीजन कर ली है। अगर आपको इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो अभी आपको गूगल पे जाना है, हमारी ऐप ग्रेट जीनियसिस को डाउनलोड करना है और वहाँ पे इन चैप्टर्स की क्या है, कंप्लीट स्टडी आपको मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, हैव फन।